सो स्ट्रेस एक ऐसी कॉमन फीलिंग है जो हम लोगों को अलग तरह से अफेक्ट करती है और बच्चों को अलग तरह से। पर कई बार जो बच्चे होते हैं अंडर प्रेशर दे फील ओवरवेल्म्ड और अनेबल टू कॉप। छोटा छोटा स्ट्रेस जो है वो भी कई बार उन्हें मुश्किल में डाल देता है। और अगर वो इस तरह से मिसडायग्नोज या मिसअंडरस्टूड समझेंगे, हेल्पिंग हैंड उनके आसपास नहीं रहेंगे, मिसकंसेप्शंस हम उनके बिहेवियर को लेके बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्ट्रेस भी उनकी लाइफ में बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो व्हाट कॉजेज स्ट्रेस? स्ट्रेस आता कहाँ से है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस तो हम बड़ों में है कॉमन, लेकिन बच्चों में जो कॉमन है वो ये है कि वो थ्रेटनिंग, डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स अबाउट देमसेल्व्स फॉर एनी रीजंस, परफॉर्म नहीं कर पाए, किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन हो गया, कजन के साथ, सिबलिंग के साथ, किसी क्लासमेट के साथ, या फिर उनका बॉडी शेमिंग हो रहा है, सोशल मीडिया पे वो अपने आप को एनफ नहीं समझ रहे हैं, स्कूल की जो डिमांड्स हैं एग्जाम्स को लेके, होमवर्क को लेके, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स को लेके, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बढ़ रहा है, उनकी बॉडीज में जो चेंज आ रहा है पुबर्टी के दौरान उसको लेके वो बड़े कंफ्यूजन में हैं, कंफ्लिक्ट में हैं अपने साथ। और जब हम लोग उनके साथ एक अच्छा रास्ता कायम नहीं कर पाते हैं तो वो इंटरनेट से, गलत मीडियम से वो इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए और भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। स्कूल में फ्रेंड्स के साथ छोटे छोटे इश्यूज उनको परेशान करते हैं, उनकी सोशलाइजिंग जो है अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कई बार कुछ पेरेंट्स की ट्रांसफर होती है, घर बदलना पड़ता है, स्कूल बदलना पड़ता है, या फिर बच्चों को हॉस्टल में जाके रहना पड़ता है, किसी वजह से पेरेंट्स डिस्टेंट हो गए जॉब की वजह से या फॉरेन चले गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिटवीन दिस क्योस के। कुछ क्रॉनिक इलनेस है फैमिली में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कई बार किसी लव्ड वन की, ग्रैंड पेरेंट की, सिबलिंग की और सम पेरेंट की जो डेथ है, या फिर इवन किसी लविंग मेंबर ऑफ फैमिली, चाहे वो डिस्टेंट रिलेशन ही क्यों ना हो, वो भी बच्चों को बहुत अपसेट करता है जो हमें बहुत अनरीजनेबल लगता है। कई बार घरों में और नेबरहुड में एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। आज मैं बुली पे या जो चाइल्ड अब्यूज है उस पर इतना ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, पर मैं सच बताऊं आपको, बीइंग ए प्रोफेशनल, जब हम एडल्ट लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में सबसे मेजर रीजंस हमारे सामने आ रहे हैं। चाइल्डहुड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, जो कि उस वक्त बच्चा नहीं बोल पाया और लेटर स्टेजेस पे एडल्टहुड में जाके वो ट्रॉमा इतना हॉन्ट करता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल्स में, घरों में, आसपास नेबरहुड में एक सेफ एनवायरनमेंट जरूर रीअश्योर करते रहें। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंस में, तो इतना ज्यादा ये रेशो बढ़ गया है कि हमें आज बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, क्रॉनिक जो एक एंगर है, वो इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड्स है जिसको मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके कारणों पे तो हमें बहुत ज्यादा अभी बात और नहीं करूंगी जितनी हम कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे जो होते हैं वो स्पॉन्ज होते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि जो भी उनके एनवायरनमेंट से आ रहा है वायरस की तरह, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और वो नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितने स्ट्रेस्ड हैं, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस को या इमोशनल स्टेट को रिएक्ट कैसे करते हैं। ये बहुत जरूरी है इस पूरे माहौल में, जब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी है और कुछ कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेके, सोशल क्लाइमेट को लेके, सोशल जो सिस्टम है हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम सिनेरियोज में जो चल रहा है, रिलीजन को लेके जो चल रहा है, इतनी सारी जो हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अलावा और जितना हमारे सिस्टम के अंदर वायरस है, उससे जो बच्चे अपसेट होते हैं, उसमें हमारा रिएक्शन कैसा रहता है, एडल्ट्स उस चीज को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, बच्चे उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस और इमोशंस को स्पॉन्ज करते हैं। तो इसीलिए हमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस जो है बच्चों में देखने
बहुत जरूरी हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत खुश है, बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा। ज्यादातर हम प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन को लेके ही थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं। इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके तो हमें लगता है कि नहीं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंदर अंदर से अनमैनेज्ड अनएड्रेस्ड जो स्ट्रेस है वो बच्चों के हार्मोनल सिस्टम को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। नेगेटिव हॉर्मोन्स, टॉक्सिक हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लग जाते हैं, और ब्रेन जो है वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है। लास्ट मंथ मेरे पास एक पेरेंट आए थे 14 years के, अपने ओनली सन, ही वॉज द ओनली सन, उसको लेके, एंड दे नोटिस्ड very very saddening and negative statements written in his diary। जबकि वो बच्चा पिछले 6 महीने तक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही पढ़ाई में अच्छा, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही चुलबुला, सोशल, वेरी बबली चाइल्ड ऑफ द फैमिली माना जाता है। विद इन फ्यू मंथ्स ये चेंज उसमें कहाँ से आया? बिकॉज घर पे तो कुछ बदलाव नहीं आया, स्कूल में भी उस कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसके अंदर सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज नोटिस की। तो जब हम कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स की बात करते हैं तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू दिस हार्मोनल चेंजेस। कई बार आपके खुद के पर्सनल रीजन नहीं होते, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ हो रहा है, आपके फ्रेंड्स की लाइफ में कुछ हो रहा है, आपके रिलेटिव की लाइफ में कुछ हो रहा है, आपके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ हो रहा है, उसको देख के बच्चों में कुछ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जैसे शैलो ब्रीदिंग है, स्वेटिंग है, रेसिंग हार्ट फील करना, जिसे हम एंजाइटी के सिम्टम्स बोल सकते हैं, रेगुलर हेडेक की कंप्लेंट करना, डिजीनेस या डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, अगर आपको लगता है बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, बार बार वो नोजिया की फीलिंग जो शिकायत कर रहा है, इनडाइजेशन की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर वो वेट गेन या वेट लूज कर रहा है अचानक से, ज्यादा खाने से या कम खाने से, लाइक उसका डाइट या तो एकदम से रिड्यूस हो गई है या एकदम से बढ़ गई है। उसकी बॉडी पेन्स आप फील करते हो, और वो बहुत ज्यादा लिथार्जिक, सिक या फिर लेजी रहने लगा है। तो ये सिम्टम्स हैं कि कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल इश्यूज उसकी लाइफ में चल रहे हैं। कुछ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी आपको नजर आएंगे कि उसके बिहेवियर में इरिटेबिलिटी, एंगर, टेम्पर आउटबर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर सडन विड्रॉन फ्रॉम द फैमिली, गेटिंग आइसोलेटेड इन द रूम, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा बात नहीं कर रहा या कर रही। जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि पहले बहुत एक्साइटेड रहता था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बच्चा निग्लेक्ट करने लगा है, उसकी होमवर्क में, अपनी रेगुलर टास्क में, हॉबीज में एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप होने लगी है, या फिर वो कंसंट्रेट करने में भी डिफिकल्टी फील कर रहा है। इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो आपको महसूस होता है जब बच्चा कॉन्टिन्यूसली सैड है या टीयरफुल है। ये बहुत सारे रिसेंट केसेस में मेरे को पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक मिला कि हंसती खेलती मेरी बिटिया अब बहुत उदास रहती है, और बात बात पे इतना इमोशनल आउटबर्स्ट रहता है कि कहीं उसे डिप्रेशन तो नहीं हो गया। अगर बच्चा बहुत ज्यादा एंग्री हो रहा है, आउटबर्स्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं उसे एंग्जाइटी तो नहीं हो गई। तो हमें ये लेबल्स नहीं लगाने हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देनी है, हमें रूट कॉजेज पे पहुंचना है, बिकॉज दीज symptoms can often lead to more stress. It is important to help your child find ways to cope so that they can deal with as soon as it happens. तो अब ये बच्चे के साथ, बच्चा इसको कैसे कॉप अप करे और हम उसके साथ किस तरह हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज पेरेंट हमारे लिए होता है पहले अपने आप को एक बैलेंस्ड मूड में रखना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बच्चों में जरा सा नेगेटिव बदलाव दिखते ही हम लोग इतने ज्यादा कई बार फ्यूरियस या ओवर सेंसिटिवली कंसर्न्ड हो जाते हैं कि हम मुद्दे से ही भटक जाते हैं। हमें इस केस में समझना बहुत जरूरी है कि वी आर ऑन द सर्विंग एंड। तो हमारा जो इमोशनल कप है वो पहले किस चीज से भरा है? क्या उसमें कामनेस, कंपोज्ड एटीट्यूड, एक स्टेबिलिटी, एक लिसनिंग पावर, एक अंडरस्टैंडिंग एम्पैथेटिक एटीट्यूड क्या हमारे पास है? तब हम बच्चे की लाइफ में जंप इन करें, चाहे हम टीचर भी हैं। बिकॉज मुझे लगता है पेरेंट्स के बराबर का दर्जा अगर एक बच्चे की लाइफ में है
तो वो एक एजुकेटर, एक कोच, एक मेंटोर या टीचर का है, क्योंकि बहुत सारा समय एक दिन का बच्चा स्कूल में बिताता है। और अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली, मेरे पास जो यंगस्टर्स के केसेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम थ्रैशिंग, बुलिंग, इग्नोरेंस, और जो आप कह सकते हो कि नेगेटिव जो पोकिंग है वो टीचर्स की तरफ से एक्सपीरियंस की बच्चों ने, ऐसे केसेस में व्हेन दे वर नॉट फीलिंग ओके। तो ये बहुत ही थ्रेटनिंग, अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो हमारे टीचर्स भी कहीं ना कहीं इतने स्ट्रेस का शिकार हैं। आज घरों में हमारे पास एक या दो बच्चे हैं जिनकी वजह से हम इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमारे यही बच्चे अपना सारा ओवरवेल्म और स्ट्रेस लेके एक क्लासरूम में हैं, इन ए बंच ऑफ स्ट्रेसफुल माइंड्स, 25-30। तो आई कैन वेरी वेल रेजोनेट विद टीचर्स कि उनकी सिचुएशन क्या रहती हो। पर फिर भी, बिकॉज वी आर ऑन द सर्विंग एंड, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर इमोशनल का। और अगर हमें बच्चों को कॉप अप करना है तो हमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि हम उन्हें उनके ट्रिगर्स को स्पॉट कर पाए। एवरीबडी इज विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, we are there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hope Yes, my ma'am. speed, volume, tone, everything is fine. Yes, Yes. ma'am. Everything is fine, ma'am. Perfect. Perfect. Thank you. So टीचर्स का, पेरेंट्स का, एल्डर सिबलिंग्स का अटेंटिव होना, काम होना, कंपोज्ड होना, हेल्दी होना, हैप्पी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी हम ट्रिगर्स को स्पॉट कर पाएंगे। हमें पहले खुद उनको स्पॉट करना है, फिर अपने बच्चे को हेल्प करना है कि वो क्यों स्ट्रेस फील कर रहे हैं। यस, एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? No, nothing, ma'am. जब भी बच्चे से हम बात करते हैं, अगर बच्चा हमें कोई इंसिडेंट शेयर कर रहा है या फिर हमें उसके स्ट्रेस का कोई कारण पता लगा, तो हमें ये पहले बच्चे से पूछना है कि व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, व्हाट वर दे थिंकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, व्हाट दे वर फीलिंग और डूइंग अच्छा जस्ट अच्छा हाँ बिफोर दे फेल्ट स्ट्रेस्ड। अच्छा चलिए आवाज आई जा रही थी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने प्लीज स्विच भी दो थे, एक चल रहा था। सैनी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, सॉरी। सो वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और क्या कर रहे थे जस्ट बिफोर दे फेल्ट स्ट्रेस्ड। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना ट्रिगर्स को और अपनी इमोशंस को स्पॉट करना, डार्क स्पॉट्स को, ये बहुत जरूरी है। Once they identify difficulties that are likely to make them feel stressed, then we can explore together to prevent stress or deal with it quickly. और जब आप ये कर रहे होते हैं ना, जब बच्चे आपके साथ ओपन अप हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट, इनोसेंट, डेलिकेट और इमेच्योर माइंड्स हैं। तो वो अपना अगर जब भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं, तब आपको या हमें, मैं तो खुद को भी यही मानूंगी क्योंकि मैंने ये बहुत किया है, हम अपनी समझदारी झाड़ने लगते हैं। नहीं, हमें बहुत रिस्पॉन्ड करना है विद लव। उस वक्त बच्चे को लेक्चर से ज्यादा, सॉल्यूशन या सजेशन से ज्यादा सबसे पहले एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। Everybody is listening to me? Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, monitor if stress is affecting their health. ये बहुत जरूरी है मॉनिटर करना कि कहीं उनकी हेल्थ पे, बिहेवियर पे, थॉट्स पे, फीलिंग्स पे उस स्ट्रेस का क्या असर हो रहा है। एंड देन रिमेंबर टू लिसन टू देम, स्पीक काइंडली एंड रीअश्योर देम कि यस यू आर विद देम। एक पहला जो स्टेप है रिस्पॉन्ड विद लव, अगर ये सक्सेसफुली कर लेते हैं ना आप, तो फिर सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप करने में ना आपको दिक्कत आएगी, ना बच्चे को दिक्कत आएगी, क्योंकि आप चाहे पेरेंट के रोल में या टीचर के रोल में, आप एक रोल मॉडल हैं। टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट द वेज यू हैव डेल्ट विद सच स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन योर टाइम्स। ज्यादातर हम क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे ऐसे होता था, हमने तो कभी टेंशन नहीं ली।
हमारे तो ये भी सुविधा नहीं थी, हमारे तो ये भी फैसिलिटी नहीं थी, हमने तो इतनी इतनी परेशानियां सही हैं, तुम लोगों को तो सब कुछ अवेलेबल है, तुम फिर भी इतनी इतनी चीजों का स्ट्रेस लेते हो। दैट इज कंप्लीटली डेफिनेटली ए नेगेटिव सिनेरियो। आज के बाद बच्चा आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा, चाहे उसे कहीं और जाके ये बात शेयर करनी पड़े, बिलीव मी। सो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, लेकिन एक लव के साथ, कंसर्न के साथ। यू कैन इंस्पायर योर चाइल्ड टू फाइंड स्ट्रेस मैनेजिंग हैबिट्स दैट वर्क फॉर देम। इवन आप उन्हें ये बताइए कि हम तो इतने स्ट्रांग ही नहीं थे बच्चे, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो बात वही कहनी है, तरीका ही अलग है। और रोल मॉडलिंग सिर्फ कहने में नहीं, निभाने में भी होनी चाहिए। हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने स्ट्रेसर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बच्चे रोज देख रहे हैं। हम छोटी छोटी बात पे तुनक रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, घरों में हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, हम लोग हमेशा दूसरे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए। तो बच्चा वही सीख रहा है, वही समझ रहा है। सो हमें पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने बिहेवियर में जरूर चेक करना है, और तभी हम बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट कर पाएंगे। बहुत आसान है बच्चों के लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को इनिशिएट करना अपने बारे में। अगर वो आपकी तरफ से कुछ अच्छी स्टेटमेंट सुनते हो रोज तो, और अगर आप अपने बच्चे में ये स्टेटमेंट सुनने लगे, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, माय फ्रेंड्स डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड लुकिंग, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा IQ बड़ा लो है, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे तो लोग लाइक नहीं करते। सो ये जब भी चीजें बच्चा बोलता है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैं बाहर नहीं जाऊंगा खेलने, आप बोलते हो उसे जाने के लिए, आप एनकरेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, बट ही और शी इज स्केयर टू गो आउट। आस्क देम, किस चीज ने ये फीलिंग उनके अंदर डेवलप की, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ट्रिगर, व्हाट इज द स्पॉट, कहां से आ रहा है ये सब कुछ। डोंट ब्लेम देम, डोंट लेबल देम फॉर देयर स्टेटमेंट्स और बिहेवियर और बीइंग आइसोलेटेड इन देयर होम। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारी तरफ से तब तक काम नहीं आएगी जब तक हम उनको समझेंगे नहीं। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम मैं तो इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इतना सुनती हूँ, मैं तो इतना समझती हूँ, मैं तो उसको इतना अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, या वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस हमें देखना है, कहते वक्त, सुनते वक्त, या फिर डील करते वक्त, कि हम एक्चुअली फेकिंग कहाँ कर रहे हैं या फिर ड्युअलिटी कहाँ कर रहे हैं। और इस सारे क्यास में हमें लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग के साथ साथ हेल्दी हैबिट्स को पकड़ के जरूर रखना है। स्लीपिंग, ईटिंग हैबिट्स सबसे ज्यादा बच्चे की डिटीरियोरेट होती हैं जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, और यही दोनों रिलीवर ऑफ स्ट्रेस हैं। तो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि जो 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं वो 9 से 12 घंटे की नींद जरूर लें। जो टीनेजर्स हैं उन्हें 8 से 10 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्लीप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबको पता है, हमें स्क्रीन टाइम बच्चे का लिमिट करना पड़ेगा, उससे पहले खुद का करना पड़ेगा। एग्री? मोस्ट ऑफ द Yes, टाइम ma'am. Yes, ma'am. are on WhatsApp, Yes, ma'am. Yes, ma'am. using WhatsApp, looking at screen and telling my child, बच्चे फोन मत देखो, रख दो, बुक्स उठा लो, सारा दिन फोन में घुसे रहते हो। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मजेदार बताऊं कि ये एक बच्चे की स्टेटमेंट है जो उसने मुझे आके बोली। Yes, ma'am. It's true. So limit screen use at night and avoid keeping digital devices in the bedroom. तो ये पहले आप करेंगे तो बच्चा देख रहा है कि आपने अपना मोबाइल 9-10 बजे के बाद नहीं छुआ, आपने उसे चार्जिंग के लिए दूसरे रूम में डाल दिया, या फिर आपने उसे बेड के ड्रॉर में डाल दिया, और आप इकट्ठे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, आप बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, आप बच्चे की कुछ डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। हर घर में सब लोग अपने अपने कमरों में अपने अपने फोन पे हैं, एंड स्टिल वी आर थिंकिंग हमारे बच्चों को Even in the park and mall. हाँ एग्जैक्टली पार्क और मॉल में वही हाल रहता है।
Yes. All are watching there. Even walking के लिए लोग जाते हैं तो भी अगर बैठ रहे हैं तो दो लोग हैं, दोनों अलग अलग मोबाइल. I Exactly. guess it's everywhere, Yeah, whether you are in the everywhere. restaurant, whether you are walking, whether you are Yes, going for yes. the shopping, it's everywhere. Yes. तो जब भी मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि एनकरेज योर चाइल्ड टू गो आउटसाइड प्ले एंड स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, तो उनकी भी सेम ही यही एक स्टेटमेंट आती है, बड़ों की भी और बच्चों की भी, किसके साथ खेलें, कहाँ जाएं, सब लोग तो अपने अपने स्क्रीन्स पे हैं. True. तो जब हम कहते हैं एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज सच एज मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, तो उनको लगता है कि नहीं, अभी तो बाहर ये माहौल ही नहीं रहा कि हम बच्चों को बाहर भेजें. पर ये मैम जो 2-3 दिन नेट ऑफ रहा ना, ये बहुत अच्छा रहा. आई मेरे नो. हाथ में मोबाइल नहीं था. लेकिन रेस्टलेसनेस कितनी थी. नहीं, पर अच्छा एक दिन रहा, फिर सेकंड थर्ड डे ये भी नेट चलना ही नहीं है, चलो बाहर चलिए. ये अच्छा रहा. ऐसा कुछ होना चाहिए भी. अरे तो इसको सरकार कुछ तो ये- हमारे सरकार मैम तो ये हमारे- कहाँ की बात हो रही है? होशियारपुर, पंजाब ना. Oh, lovely. It was Punjab. नेट नहीं, ऑफ पर- था मैम 2-3 डेज ना, पर अच्छा रहा. बच्चों ने एक दिन तो बच्चों को बड़ा हुआ भी चल नहीं रहा, गेम कैसे खेलनी है. पर सेकंड डे ठीक है, नेट चलना नहीं, चलो खेलो. नेट चलना ही नहीं है. 3 Yes. दिन तो बड़े वायर अच्छे इशू है ने काट दिए. काटे. Actually इसके लिए बच्चों- तो बच्चों की खुद ही तरफ- अपने घर का ही वाईफाई पुट ऑफ कर देना Yes, चाहिए. the बीच best में idea- रखना चाहिए Yes, the best idea is to disconnect your Wi-Fi for few Yes. months. We हाँ, have to be out उसका- of network. यस, वाईफाई का व्रत रखना शुरू कर दे बस. That's it. Yes, very true, very true. If we can do that, that's a good thing to do for our Yeah. kids. Exactly, that's what I was trying to say कि गवर्नमेंट हमारे घर तो लगाने नहीं आई थी, ये सारे Yeah. कनेक्शंस हम लोगों ने खुद Yes. लगाए हैं. हमने ही लगाए. Yes. आज मैम, ही वाईफाई- पेरेंटिंग का ग्रुप है हमारा एक बहुत ही अच्छा, उसमें आज ही किसी ने पूछा कि कुछ गेमिंग की अच्छी एप्स जो है Yes. तो आई वाज अबाउट टू राइट कि प्लीज अभी ये शुरू ही नहीं करो, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो नहीं करो, लेकिन अगले थोड़े ही दिनों में आप पूछोगे अब इससे छुटकारा पाने के तरीके भी बताओ. It was there in the group, ma'am. Yes. तो जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों से मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कराना, तो उसके लिए मैं आपको बड़ा क्विक फार्मूला 5 दे रही हूँ जो बच्चे के लिए बड़ा मजेदार होता है. फार्मूला रेसिंग, फार्मूला कार्स उन्होंने सुनी होगी. सो यू कैन टेल देम फार्मूला 5 कि आपने ऑक्सीजन को अपने लंग्स में ड्रॉ करना है, इनहेल करना है. बस पेट पे अपना हाथ रखें. टेक 5 डीप ब्रेथ्स फॉर 5 seconds breathing in and 5 seconds breathing out, holding in between for 5 seconds. तो ये 5-5-5-5 का फॉर्मूला आप उन्हें देते हैं. इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर कि 5 सेकेंड्स के लिए 5 डीप ब्रेथ्स इन और 5 ही डीप ब्रेथ्स आउट करनी है. तो ये जब भी बच्चे को आपने एक्सप्लेन करना है तो उसे ये जरूर बताइए कि जब भी इसे इनहेल करेगा, दे आर ब्लोइंग अप देयर टमी सॉफ्टली लाइक ए बैलून. तो बैलून के साथ आप उसको एक्सपीरियंस देंगे या आप उसको एक डेमो देंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो एक्सेल कर रहे हैं तो फिर वो बैलून में से एयर बार धीरे से निकल रही है. तो विद दिस एग्जांपल वी कैन टीच देम एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्पेशली व्हेन दे आर इन स्ट्रेस. लेकिन अगर जनरली हम छोटे बच्चों को ये सिखा दें तो वो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में इसकी खुद प्रैक्टिस करते हैं. जैसे हम लोग एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताते हैं, तो मैं बच्चों को रटा देती हूँ 5 4 3 2 1 कि आपका ये मूल मंत्र है कि जस्ट स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग, लुक 5 थिंग्स अराउंड, टच 5 थिंग्स, हियर 3 साउंड्स एंड देन 2 थिंग्स आपने स्मेल करनी है और 1 टेस्ट फील करना है. इतने में ही वो कनेक्ट हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से. whenever they are lost somewhere in anxious thoughts, even during examination. Can Or you please repeat this exercise? Yes, can you repeat? Please. Counting technique. Yes, I can hear you. This is 5 4 3 2 1. Mm-hmm. To look for 5 things around, even they are Okay. in room, even they are on bed, even they are in Mm. classroom, they can easily notice 5 objects around them. Right. 4 things they need to touch and feel. Okay. स्किन मेरी वार्म है कि कोल्ड है, हेयर मेरे Yeah. सॉफ्ट हैं कि हार्ड हैं, फैब्रिक मेरा कॉटन है कि सिंथेटिक है, Very और good.
टेबल का जो टॉप है वो स्मूथ है कि रफ है, Mm-hmm. ऑब्जेक्ट्स टच एंड फील, Mm-hmm. एंड देन 3 sounds they need to hear around them, Okay. any sounds. और अगर वो 2 से ज्यादा sounds नहीं सुन पाते हैं, Mm-hmm. them to visualize their favorite sound. Okay. कोई पियानो लाइक करता है, कोई फ्लूट लाइक करता है, किसी को किसी सिंगर की आवाज बड़ी पसंद है, उसको विजुअलाइज करें. Yes. 2 smells they need to feel in their environment. Okay. अब कई बार वो भी एक ही मिलती है, दूसरी नहीं लिख के दो मिलती, पहले। Mm. so they can visualize their favorite fragrance. Okay. Okay, and 1 taste they need to feel in their mouth Great. in the present moment, कि Okay. आपने अभी कुछ खाया या कोई फेवरेट डिश को विजुअलाइज करो जिससे आपके मुंह में पानी आए. Very good. तो ये देखना, थैंक यू मैम, वेरी टच नाइस। करना, फील करना, सुनना और स्मेल करना, ये सारी चीजें क्या हैं? These are our sense organs. और हमें बड़े पुराने बातों से ये समझाया गया है कि इंद्रियों को वश में कर लोगे तो आप सुखी हो जाओगे, इंद्रियां आपको वश में कर लेंगी तो आप दुखी रहोगे. सो एक्चुअली हमें बच्चे को ट्रेन करना है कि अपनी सारी सेंसेस को गैदर करके ब्रिंग इन द प्रेजेंट. क्योंकि जब भी एंजाइटी पैनिक अटैक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईदर वी आर स्टक इन पास्ट और वी आर लॉस्ट इन फ्यूचर वरीज. हम प्रेजेंट में नहीं हो पाते. तो प्रेजेंट में वापस आने के लिए दिस 5 4 3 2 1 टेक्निक इज वंडरफुल. इट्स अ वंडरफुल मंत्र. सो जब भी बच्चों में स्ट्रेस होता है, छोटा मोटा आता जाता, वो इतनी बुरी बात नहीं है. लेकिन स्ट्रेस की वजह से, लगातार स्ट्रेसफुल रहने की वजह से और टाइमली उसके आंसर ना मिलने से बच्चों के ब्रेन में जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक हार्मोन बनता है, जो उनकी ब्रेन केमिस्ट्री को, ब्रेन केमिकल्स को और न्यूरोट्रांसमीटर जो सिस्टम है वो सारे को इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे इमोशनल डिसरेगुलेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी इरिटेबिलिटी जो है वो क्रॉनिक होती है. इरिटेबिलिटी के बारे में तो हम सब लोग बहुत बात करते हैं कि बच्चे बड़े इरिटेट रहते हैं, बड़े चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लग जाते हैं. सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण ढूंढना है वो यही है कि बच्चे बुली का शिकार बहुत हो रहे हैं. जो मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं क्रॉनिक इरिटेबिलिटी के, वो बच्चे बुली या फिर जिसको हम बोलते हैं ना थ्रैश होना, और वो जरूरी नहीं है कि वो अपने पीयर ग्रुप से, किसी एडल्ट से हो रहे हैं. मोस्टली ये बुली घरों में होती है. इमोशनल बुलिंग, फिजिकल बुली हमें बहुत दिखती है लेकिन इमोशनल बुली हमें नहीं दिखती है. मैक्सिमम बच्चे जो आके हमें कंप्लेन करते हैं वो यही करते हैं कि हमारे घर में इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बात को इस टोन में कहा जाता है, इस तरह के डायलॉग रेसाइट किए जाते हैं जो सीधे यहाँ लगते हैं. और इरिटेबिलिटी हम मतलब मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए वैसी हो गई है जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं वो फीवर को जितना नॉर्मली लेते हैं. एक कोर सिम्टम है मैनी डेस्परेट कंडीशंस. तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी समझना है कि इरिटेबिलिटी है क्या. हम बड़ी जल्दी बच्चों के ऊपर लेबल लगा देते हैं, ये चिड़चिड़ा है, ये इरिटेबल है, और हो भी रहे हैं. बच्चे मूडी हैं, ग्राउशी हैं, बहुत जल्दी इनॉयड हो जाते हैं, बड़ी जल्दी वो चीजों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं. तो इस यही एक वजह बन जाती है आगे, जो आज एक बड़ी बहुत ज्यादा कंडीशन हम बच्चों में देख रहे हैं, ADHD. जितनी भी इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स हैं ये सारे यंगस्टर्स में होते हैं. बहुत कॉमन है ये इमोशनल स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट अगर ये परसिस्टेंट है, इंटेंस है और बच्चे की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही है, तब ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग मोर देन टिपिकल एडोलेसेंट डेवलपमेंट. क्यों इसके बारे में आज बात करना जरूरी है? बिकॉज ADHD से लेके DMDD जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर to bipolar disorder, irritability is the root cause. It is a symptom and trait shared by several psychiatric conditions. तो irritability को सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल लेबल बना के छोड़ देना बच्चे के ऊपर और उसी के ऊपर ही जिम्मेवारी डाल देना कि तुम चिढ़ते हो, तुम चिड़चिड़े हो, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो. नो. Accurately tracing clinically significant irritability to the right condition, ये बहुत जरूरी हो गया है अब, जो हम लोग बच्चों में उसकी आउटकम्स देख रहे हैं.
इसको मैनेज करने का पहला स्टेप भी यही है। बट regardless of diagnosis, all children and teens, they experiencing intense irritability. लेकिन वो इससे बेनिफिट भी हो सकते हैं अगर हम उन्हें इमोशनल और बिहेवियरल रेगुलेशन स्किल सिखा दें। ट्वींस के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स का। तो जिस भी पार्टिसिपेंट को ये लगता हो कि आपको एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, या फिर अपने बच्चे को आपको ये स्किल्स देने की जरूरत है, तो आप 1-to-1 सेशन के लिए आप हमें लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घरों में सब कुछ होते हुए भी, पेरेंट्स का इतना अवेयर, कंसर्न और सपोर्टिव होते हुए भी, व्हाट इज द कॉज कि क्यों बच्चे इतने इरिटेबल रहने लगे हैं। मोस्टली बहुत ही कॉमन सिनेरियो हो गया है, नॉर्मेटिव लेवल्स पे आ गई है इरिटेबिलिटी। बिकॉज जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, छोटे छोटे स्ट्रेस, इनसफिशिएंट स्लीप ड्यू टू डिजिटल स्क्रीन का जो ज्यादा यूज हो गया है, मूड स्विंग्स हो गए पुबर्टी में, या फिर उसके लिए मतलब और भी बहुत सारे रीजन हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज फ्रस्ट्रेटिव नॉन रिवॉर्ड। मतलब बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम, पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना सारा एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल देते हैं, हम उसे पूरी करने की अपनी 100% कोशिश करते हैं, पर हमारी कोशिश नहीं दिखती, सिर्फ रिजल्ट्स देखे जाते हैं, और देन वी आर ब्लेम्ड। तो जो भी गोल, जो भी रिवॉर्ड आप बच्चे के लिए डिसाइड करते हो, वो जब अटेन नहीं कर पाते, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपसे पहले उन बच्चों को भी होती है, पर हम ये समझते हैं कि दे आर केयरलेस, दे गिव डैम टू दिस, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, और ये ऐड करता है उनके स्ट्रेस के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी ऑफ फ्रस्ट्रेटिव नॉन रिवॉर्ड, कि उन्हें अपने एफर्ट का, अपनी कोशिश का, अपने एक सिंसियर स्टेप का भी रिवॉर्ड नहीं मिला, एक एप्रिसिएशन तक नहीं मिली। हम उनके साथ सिंपैथाइज या एम्पैथाइज नहीं करते, हम सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे डिक्लेयर कर देते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। जो हेल्दी ब्रेन्स होते हैं, दे लर्न व्हेन टू एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स एंड हाउ टू एडजस्ट बिहेवियर्स टू मेक अटेनिंग ए रिवॉर्ड और गोल। और अगर हम उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो अवॉइड करने लगते हैं पनिशमेंट, फिर वो रीजंस बनाने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण इमोशनल डिसरेगुलरिटी का हो रहा है बच्चों में, लीडिंग टू ADHD। ADHD के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत और रीजन मुझे समझ में आया है व्हाइल टॉकिंग टू यंगस्टर्स, दैट इज थ्रेट प्रोसेसिंग डेफिसिट्स। अब जो एंगर और एग्रेशन है, ये तो बड़े नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं थ्रेट को, कि जब भी उनके सामने कोई चैलेंज आता है, थ्रेट आता है, कोई ऐसा डिफिकल्ट सिनेरियो आता है, तो उनमें गुस्सा आना, एग्रेशन आना या फिर टेंशन होना, ये बड़े नॉर्मल बात है। लेकिन जो बच्चे नॉन इरिटेबल नहीं होते, जो इरिटेबल यूथ है, वैसे ही जीन्स में है, उनके टेम्परामेंट में है, उनका पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसा कि वो बड़ी जल्दी एंशियस हो जाते हैं, वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं न्यूट्रल या लो लेवल स्टिमुलाई को भी, छोटी छोटी चीजों को भी वो हाईली थ्रेटनिंग लेते हैं, और उनके अंदर उसको प्रोसेस करने का जो स्टेमिना है, जो एक स्किल है, वो नहीं होता, जो उनके टेम्पर आउटबर्स्ट और एग्रेशन का कारण बन जाता है। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और ये जो एक डेफिशिएंसी है, एक डेफिसिट जो है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। और इसमें कुछ बच्चों में आपको इरिटेबिलिटी टॉनिक दिखेगी और कुछ फेजिक दिखेगी। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इरिटेबिलिटी को उनकी परसिस्टेंस के बेसिस पे समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे जो हैं वो क्रॉनिक इरिटेबिलिटी दिखाते हैं, टॉनिक या क्रॉनिक बोलते हैं इसे, जब एंगर, ग्राउशीनेस और अनॉयंस जो है वो परसिस्टेंट हो, मतलब पार्ट ऑफ बेसलाइन मूड, हर वक्त उनका मूड ही वही रहता है। दिस टाइप ऑफ इरिटेबिलिटी प्रेडिक्ट्स सब्सिक्वेंट इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी। पर जब टेम्पर आउटबर्स्ट और एग्रेशन फेजिक हो, कभी कभी आता हो, सिचुएशनल आता हो, एपिसोडिक हो, तब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बच्चे में या तो ADHD के सिम्टम्स हैं या ODD के सिम्टम्स हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो DMDD है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे या एडोलेसेंस ऑनगोइंग इरिटेबिलिटी, एंगर या फ्रीक्वेंट इंटेंस
टेम्पर आउटबर्स्ट जो एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्टिन्यूस, लगातार। दे गो बियॉन्ड बैड मूड, ऐसा नहीं है कि आज उनका मूड खराब है, नहीं, उनका मूड ऐसा ही रहता है, और इसके सिम्टम्स सीवियर होते चले जाते हैं वेरी सून। बट इन केस ऑफ ओडीडी, जिसको हम ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंट और ऑनगोइंग पैटर्न है ऑफ एंगर, इरिटेबिलिटी, आर्ग्यूइंग एंड डिफाइंस टुवर्ड्स पेरेंट्स या फिर बाकी अथॉरिटी फिगर्स। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे से पेरेंट्स शेयर भी करते हैं कि मेरा बच्चा अभी कुछ महीनों तक तो बिल्कुल ठीक था, बहुत ही ओबीडियंट, साइलेंट, सबमिसिव, हमेशा हर कहना मानने वाला, कभी इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि इसके रिप्लाइंग बैक, टॉकिंग ऑन आवर फेस, शाउटिंग एट अस, सेइंग नो टू आवर इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए एक्चुअली हमारा एडल्ट्स का या अथॉरिटी फिगर्स का पहले खुद के एनवायरनमेंट में कुछ चीजें चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसी गलती हो रही जिसकी वजह से बच्चा अब हमारी पोजीशन को, रोल को, इंस्ट्रक्शंस को डिनाई कर रहा है। कहीं हम तो उन्हीं को ही फुलफिल करने में फेल हो रहे जो चीजें हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, या उनके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आ रहा है। तो ओडीडी हमेशा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एक्सक्यूज मी प्लीज म्यूट योर, यस म्यूट योरसेल्फ प्लीज। कर दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चेक करना कि चाइल्ड की जो इरिटेबिलिटी है वो नॉर्मल एज एप्रोप्रिएट रिएक्शन है या फिर इंडिकेशन है इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज की, कि बच्चा इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है। वो स्कूल में भी छोटी छोटी बात पे तुनक रहा है, रो के आ रहा है, टीचर की छोटी छोटी चीजों पे उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, किसी ने जरा सी कोई बात कह दी तो उसका वो आउटबर्स्ट या इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए पेरेंट ये बताना और चेक करना कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और तब केयर गिवर्स और पेरेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं और बहुत अनसर्टेन भी हो जाते हैं कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। तब जो है वो हम साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर्स की जो हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज वी ट्राई टू गो टू द रूट कॉजेस। तो बच्चों में जब हम इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इमोशनल डिफिकल्टीज जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर, कि बच्चों ने जो आके हमसे शेयर किया, पेरेंट्स ने आके जो शेयर किया कि एडीएचडी सिम्टम्स इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं, इतने ज्यादा नॉर्मल हो गए हैं कि उसमें इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज और भी ज्यादा आने लग गई हैं। जो यूथ है वो हायर रिस्क पे है डेवलपिंग मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें मैंने अभी आपसे डीएमडीडी और ओडीडी के बारे में बात की। एडीएचडी में आप अगर सिंपल से नॉर्मल भी देखोगे तो बच्चे में केयरलेसनेस बढ़ जाती है, उसके रिस्की बिहेवियर्स आपको दिखने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा डेयरिंग स्टेप्स लेने लगा है या लेने लगी है, इवन थॉट्स में ही नहीं, इमोशंस में ही नहीं, बिहेवियर्स में। किसी के साथ मिलके रहना, एडजस्टमेंट करना, चीजें शेयर करना, किसी की बात को सहन करना, वो नहीं हो पाता है। बच्चे जो है फॉरगेटफुलनेस बहुत आ रही है बच्चों में, वो एक्सपीरियंस बहुत करते हैं, बच्चे के छोटी छोटी चीजें भूलने लगे हैं, उन्हें याद नहीं रहती इंस्ट्रक्शंस, चीजें, बातें, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, ना क्लास में ना घर में। बहुत बार बच्चों को आप नोटिस करोगे कि दे आर लॉस्ट इन देयर डे ड्रीमिंग, वो बुक खोल के बैठे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, खाना खाते हैं, बट दे आर लॉस्ट समवेयर एल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। या कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं, ओवर टॉकेटिव। डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मेन फीचर है इसका, कि बच्चे अपना सामान ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख पाते हैं, अपने रूम को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखते हैं, बैग हो गया, जूते हो गए, यूनिफॉर्म हो गई, चीजें हो गई, खिलौने हो गए, वो जगह जगह बिखरे रहते हैं। ये कॉमन से सिम्टम्स जो बच्चों में पहले हमें जनरली कभी कभी दिखते थे, अब वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए हैं, और ये इतना नॉर्मल हो गया है कि अभी तकरीबन 10 में से 7 या 8 बच्चे हमें एडीएचडी बिहेवियर वाले दिखाई देते। तो इसीलिए इस पे बात करना इतना जरूरी है कि घरों पे हम ये चीजें समझ नहीं पाते कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। एक्सक्यूज मी,
अभी आप पेरेंट्स जरूर ये एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे कुछ पेरेंट्स को ये शिकायत है कि बच्चा वैसे तो इतना अटेंटिव नहीं है, उसमें फोकस कंसंट्रेशन है ही नहीं, लेकिन जब गैजेट पे बैठे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, अपना कोई नेटफ्लिक्स का शो देख रहे होते हैं, तब उन्हें भूख प्यास भी नहीं पता लगती। देन दे आर सो मच लॉस्ट इन देयर ओन, जो जिसको हम बोलते हैं वर्ड, कि वो बिल्कुल भी उनको याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ पे बैठे। दे कैन सिट ऑन गैजेट्स फॉर आवर्स। वैसे ये एडल्ट्स की भी बात है, हम आज बच्चे डिस्कस कर रहे हैं तो हम बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं सारा कुछ। कुछ पेरेंट्स ये महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप था अब तक, बट अब हम इतने शॉक्ड हैं कि वो हमारी किसी बात को नहीं सुनते। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनी इंस्ट्रक्शन। उन्होंने ये ठान ही लिया है कि जो हम बोलेंगे उससे उल्टा ही करना है। कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा सारा दिन कौन सी दुनिया में गुम है, वो क्यों हमसे बात नहीं करती, वो क्यों हमारे साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करता, वो क्यों हमारे वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। और ये सारा लॉट जो है वो पेरेंट्स और केयर गिवर्स का है, जो चाहते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट करना, जो चाहते हैं अपने बच्चे को इस वक्त संभालना समझना, बट दे आर क्लूलेस कि हम करें तो करें क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है। And that's why we are here today to discuss about this situation or condition at ADHD, attention deficit hyperactivity disorder in children. हम चीजों का सोल्यूशन और मैनेज तभी करेंगे जब हम उनकी कंडीशंस की जो कॉम्प्लिकेसी है, अर्जेंसी है, उसको समझेंगे। हम इतना ओवरलुक और इग्नोर करते हैं चीजों को, जैसे कि अगर हम बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले कबूतर, तो समझो बिल्ली नहीं है, खतरा नहीं है। या फिर हम बहुत देर तक गार्बेज को कारपेट के नीचे छुपाते रहते हैं, एक सुंदर कालीन के नीचे छुपा रहे हैं, देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चीजों को टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। वो चीजें और ज्यादा खराब होने लगती हैं बच्चे के यहाँ माइंड में। कई बार छोटे छोटे स्ट्रेसर, छोटी छोटी इरिटेबिलिटी, छोटे छोटे मूड डिसरेगुलेशन जो हैं, वो अगर टाइमली एड्रेस ना हो, टाइमली उन्हें अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक सपोर्ट और लिसनिंग ना मिले, तो वो सीवियर डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाता है। तो ADHD ऐसी कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो बच्चों की यंग एज से ही शुरू होती है, और बच्चे को और फैमिली दोनों को ये बहुत इम्पैक्ट करती है। इसमें दो केसेस होते हैं। एक तो होता है कि बच्चा सिर्फ अटेंशन डेफिसिट है, ADD। दूसरा होता है कि बच्चा सिर्फ हाइपर एक्टिव है, कि उसमें अटेंशन डेफिसिट नहीं है लेकिन फिजिकली इतना हाइपर है, वो हमेशा जंपिंग जैक की तरह इधर से उधर जंप करता रहता है, रेस्टलेसनेस बहुत है उसमें। और कुछ बच्चों में ये दोनों चीजें होती हैं, वो इनअटेंटिव भी होते हैं, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव भी होते हैं। सो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एंड दे आर ओवरली एक्टिव एंड इम्पल्सिव। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एज ए केयर गिवर, एज ए टीचर, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए पेरेंट, ऐसे केसेस में बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इसके रीजंस हैं वो या तो एनवायरमेंटल हैं या जेनेटिक हैं। बच्चा कहीं बाहर से नहीं लेके आया, बच्चा किसी चीज को खरीद के नहीं लाया, उसको वो सोशल मीडिया से नहीं मिल रहे हैं, उसको वो गैजेट्स या गेम से नहीं मिल रहे हैं। यस, डिजिटल यूज जो है वो उसे फ्लेयर कर रहा है, वो सिम्टम्स को और एग्रेसिव कर रहा है, पर सिम्टम्स की जो ओरिजिनेटिंग सोर्स है वो या तो जेनेटिक है। ADHD, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, इट इज ए साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट कि ये जेनेटिक है 90% केसेस में, 10% वो एनवायरमेंटल होती है। सो इट इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, और ये तब अकर करती है जब ब्रेन का एक पार्ट ड्यू टू रेगुलर स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और मूड डिसरेगुलेशन वो डिस्टर्ब, डैमेज या हर्ट हो जाता है, और फिर पर्सन इन कंसर्न दे कांट फोकस और ऑपरेट एफिशिएंटली। ये उनका खुद का फॉल्ट नहीं है, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और ये पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज बच्चा जब क्लास में अटेंशन ही नहीं पे कर पा रहा, फोकस्ड ही नहीं है, रेस्टिव ही नहीं है, काम नहीं है, अंदर से इमोशनल हार्मोनल टर्माइल इतना ज्यादा है, और वो ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन जिसने वो सब कुछ रिटेन करना है, उसमें ही कनेक्शंस मिसिंग हैं, तो फिर बच्चा परफॉर्म कैसे करेगा। सो ये
इसी वजह से बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है वो खत्म हो जाता है पढ़ाई से, या फिर ओवरऑल एकेडमिक एबिलिटी जो है वो बच्चे की हैम्पर होती है। और हमें लगता है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, वो लापरवाह हो गया है, वो अब इंटरेस्ट नहीं लेता स्टडीज में। और यहाँ मैं एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी, आप अगर बच्चे में ये नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा ओरली बहुत अच्छा है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन वो अटेम्प्ट करते वक्त एग्जाम में 100% नहीं लिख पाता, वो लेंदी क्वेश्चंस को आंसर करने में घबराता है, सब्जेक्टिव आंसर्स उसको परेशान करते हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन उसे घबराहट देती है, then certainly it is sign of ADHD, without doubt. This can also affect behavior. ये बच्चे इतने रेस्टलेस होते हैं कि वो लाइन में खड़े होके अपनी बारी की वेट नहीं कर पाते, प्लेग्राउंड में वो लूजर होना बियर नहीं कर पाते, वो हमेशा विनर होने का ही दावा करेंगे, कोई भी ऐसी ट्रिक चलाएंगे कि वो विनर हो, अगर फेलियर या लूजर होके आते हैं दे कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, और फिर जब भी उन्हें पेशेंस दिखानी पड़ती है कहीं भी, वो पेशेंस नहीं दिखा पाते। ये वाली जो एक ट्रेट है ये तो उनमें बिल्कुल गायब हो जाती है, और क्लासरूम में उनके पास आंसर्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट दे कांट रेज देयर हैंड। और या फिर इसके ऑपोजिट कुछ बच्चे बिना ये सोचे समझे कि आंसर आता है या नहीं, इम्पल्सिवली दे रेज देयर हैंड्स। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस में मींस समथिंग इज बॉदरिंग इनसाइड, कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन गड़बड़ हो रही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब भी आप ये समझो कि एक बच्चा अगर एकेडमिकली भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो ग्राउंड पे भी अच्छे से खेल नहीं पा रहा, पीयर ग्रुप के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कोई उसे समझ नहीं पा रहा, तो वो खुद के बारे में कैसा फील कर रहा हो। इतना कुछ जब उसके खुद के साथ हो रहा है और पेरेंट्स और टीचर्स उसे लेबल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसे पोक कर रहे हैं, और उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही है, वो एक बैड चाइल्ड के रैंक में आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है। सो दे कैन वेरी इजिली फील लाइक आई एम नो गुड एट दिस, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, तभी तो सभी लोग मुझे ही बुरा बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं कर रहे, मैं खेल नहीं पा रहा, मैं शेयर नहीं कर पा रहा, मैं एप्रिसिएशन मुझे नहीं मिल रही, कोई मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा है, सेंसिटिव है, अभी तक इतना मैच्योर इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं है कि वो ये समझ सके कि ये क्यों हो रहा है, ये हमें समझना है। सो वी नीड टू बी विद देम, फैमिली सपोर्ट इज so much required in that case. इस तरह से समझ लीजिए कि एक टॉक्सिक हार्मोन्स की, वायरसेस की बारिश बच्चे पे हो रही है, और हमें एज ए फैमिली, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमें उन्हें वो नेसेसरी सपोर्ट देनी है। हमें सिम्टम्स को टाइमली फाइंड आउट करना है, पर यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही कि आप छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़े बड़े लेबल देने लगो। आई होप कि मेरा ये मैसेज राइट इंटेंसिटी के साथ पहुंचा होगा कि हमें कब थोड़ा सा अलर्ट और अटेंटिव होने की जरूरत है, जब हमें ये सिम्टम्स फ्रीक्वेंट नजर आने लगे। बिफोर डांटिंग द चाइल्ड, बिफोर पोकिंग द चाइल्ड, बिफोर ब्लेमिंग और लेबलिंग द चाइल्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद देम। सो इससे हम अटेंशन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर राइट टाइम पे अर्ली सिम्टम्स ही हम रिकॉग्नाइज कर लें, बच्चे के साथ बात करें, बच्चे को समझें, उसके एनवायरनमेंट को समझें, उसके स्कूल के, ग्राउंड के या फिर घर के ट्रिगर्स को समझें, तो हम खुद ही इसको काम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मेडिसिन की और थेरेपीज की हेल्प लेनी पड़ती है। बट जब आप बच्चे को सही तरीके से समझ पाएंगे, सही तरीके से गाइड करेंगे, तो फिर उनकी अटेंशन भी आप जरूर ले पाएंगे। ये मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है, वादा है, एश्योर करती हूँ मैं आपको। अब ADHD पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटाबेस जो आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। एवरेज अगर हम देखें तो मतलब 7 इयर्स की एज से ही ADHD के बच्चों में जो ADHD सिम्टम्स जो ADHD के होने शुरू हो गए हैं, और लड़कों में ये दुगना रेट है, और लड़कियों में जो इसका सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए एक अनदर हम लोग सेशन करते हैं कि गर्ल्स में, फीमेल्स में जो ADHD होती है टीन एज में अलग और एडल्टहुड में अलग, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे होती है।
बिकॉज आपको पता है कि लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस एज के साथ बड़े डिफरेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके से बनते हैं, बॉडी अलग तरीके से बन रही है, तो उनके ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो भी बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। तो आप में से कोई भी अगर पर्सनली इसके ऊपर कोई अलग से टॉपिक पे बात करना चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली 1-to-1 सेशन हम बुक कर सकते हैं। आज हम वैसे इन सारी चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे कि जब बच्चा ADHD वाली मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होता है तो किस किस तरह के इमोशनल रेगुलेशन मैनिफेस्टेशंस आपको देखने में मिलते हैं, कौन से चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन है जो बच्चे में आप नोटिस कर सकते हो। तो 7 काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सभी के फ्री रिसोर्सेज आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन कब वो मैं एंड में बताऊंगी। सो एक्सप्लोजिव आउटबर्स्ट के लिए मैंने कोई टेक्स्ट नहीं कहीं से चुराया, कहीं से मैंने इंफॉर्मेशन नेट से नहीं ली है। ये जो मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स हो, क्लाइंट्स या बच्चे जो मेरे पास आते हैं, वो जब मुझे बताते हैं उनके हिसाब से मैंने ये 7 कैटेगरीज जो हैं वो डिराइव की। पेरेंट्स जब बोलते हैं कि मेरा बच्चा स्क्रीम करता है और छोटी छोटी चीजों पे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करता है या सिबलिंग्स के साथ झगड़ा करता है, मेरा बच्चा वर्बली एग्रेसिव है और दरवाजे दीवारें सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखता है, और तब इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पेरेंट में, स्पेशली मदर्स में, ये कैपेसिटी नहीं रहती। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं इमोशनल बर्स्ट के, इमोशनल एक्सप्लोसिवनेस के, देन डेफिनेटली दिस इज ADHD। या फिर फिजिकल और वर्बल एग्रेशन के साथ साथ आपको ये भी दिखाई देता है कि बच्चा घर से बाहर तो बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है जो पेरेंट्स मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि बाहर तो वो जाके बड़ा कंट्रोल कर लेता है, चाहे वो स्कूल है चाहे कहीं और है, लेकिन घर पे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंटिव है और डिफाइंड है। बहुत इजीली ट्रिगर होने वाला बच्चा है अगर उसे अपना रास्ता ना मिले, लाइक उसकी मर्जी की कोई भी बात ना हो तो वो पुश भी करेगा, हिट भी करेगा और अलग अलग लेबल्स देगा हमें, कॉल अस विद नेम्स। वो सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन किसी भी एडल्ट को वो कुछ भी लेबल देने से घबराते नहीं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन डिफेंसिव, एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव हो जाते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। अगर स्कूल में उनके पीयर ग्रुप ने उन्हें कुछ बोला तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन घर पे आके वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ दुश्मनी निभाते हैं पूरी। तो इसके लिए हमारे पास आज का फ्री रिसोर्स रहेगा कि ADHD बच्चों में इंटेंस इमोशंस कौन कौन सी होती हैं, ये हम लोग आपको रिसोर्स दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा ही बच्चा इतना एंग्री क्यों है और इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके लिए आप एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। सेकेंड मैनिफेस्टेशन जो है दैट इज रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया। ये एक टर्म जो है वो पिछले साल मेरे ध्यान में आई जब मैंने बच्चों में लगातार ये सिम्टम नोटिस किए, नॉट ओनली इन एडल्ट्स, इन ट्वींस। अभी रिसेंटली मेरे पास 2 केसेस ऐसे चल रहे हैं, 14 साल का बच्चा है, एक 16 साल का बच्चा है। मैं तो बच्चे ही कहूंगी, वो अपने आप को बहुत मैच्योर कहते हैं, कि जिनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई और वो इतने स्ट्रेसफुल हो गए, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब हो गए कि उनको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की सिचुएशन फेस करनी पड़ी, बिकॉज फ्रेंड्स ने उसे एक ग्रुप में शामिल नहीं किया। एक लड़की को प्रपोज किया तो उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया एट द एज ऑफ 14, एंड व्हाट दैट गाय इज फीलिंग नाउ कि शी इज सो फोकस्ड इनटू स्टडीज कि उसको मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। They want to go into others' personal space by doing things, anything to bother them. उनको ये हक लगता है कि मैं उसको अटेंशन पाने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अदरवाइज ऐसे बच्चे, स्पेशली मेल्स, वो बहुत जल्दी फाइटिंग में आ जाते हैं, वो बुलिंग में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा जो जिसको बोलते हैं ना बदला लेने वाली टेंडेंसीज में आ जाते हैं। एक्सप्लोसिव इमोशनल आउटबर्स्ट तो होंगे ही होंगे, बट सब्सटेंशियली साथ साथ ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे हर्ट फील करना। इवन मेल्स दे फील, जो बॉयज हैं वो भी बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव बिहेवियर जो है वो दिखा रहे हैं।
एक किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, किसी ने उसको अपनी बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया, कोई 2-4 फ्रेंड्स मूवी देखने चले गए लेकिन उसे नहीं बताया। ये इतनी इतनी चीजें भी बच्चों को आज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। एंड दिस इज वेरी सीरियस स्टेज ऑफ रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया। तो हाउ टू अंडरस्टैंड इट, ये आज का फ्री रिसोर्स रहेगा। और एडीएचडी इसको कैसे इग्नाइट करती है, और फिर सिम्टम्स क्या हैं एडीएचडी में इस वाले डिसऑर्डर के, ये हम लोग 1-to-1 सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड मैनिफेस्टेशन जो हमें नजर आ रही है बच्चों में, दैट इज एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती, वो ओवर जो बिहेव करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं या ओवर बस्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो एक्सपेक्ट करने लगे हैं पेरेंट्स से, ना नहीं सुनना चाहते। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, छोटी छोटी चीजों के लिए वो बहुत जल्दी जिद करने लगे हैं। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो मुझे पेरेंट्स की जो फीडबैक है बच्चों के लिए वो सुनने को मिल रही है। दे आर नॉट एबल टू लिसन टू नो इन एनीथिंग, और फिर शुरू हो जाते हैं मेजर टेंट्रम्स। सो दिस इज एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। इसमें हम लोग रिसोर्स शेयर करेंगे 10 ways to neutralize your child's anger, कि अगर बच्चा आपका बहुत एक्सट्रीमली इरिटेबल है तो आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल डिसरेगुलेशन की ट्रीटमेंट कंसिडरेशन और जो बैड मूड्स को समझने के लिए आपको 1-to-1 सेशन बुक करना पड़ेगा। फोर्थ जो रेगुलेशन फेस्टेशन है दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये आप सब मेरे से एग्री करेंगे कि बच्चे इतने रिजिड साउंड करते हैं, इतने अड़ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कुछ चीजें उनके माइंड में स्टक कर जाती हैं और उनको वो उस वक्त करनी है, माननी पड़ेंगी, चाहिए। स्पेशली नाइट आउट्स। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आई कि यंग बच्चे आजकल नाइट आउट के लिए बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। वैसे हमारे सिटी में भी है ये रिवाज। और बच्चे फार्म हाउस पे जाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जाने दें तो खतरे ही खतरे, ना जाने दें तो टेंट्रम्स ही टेंट्रम्स। तो अब क्या किया जाए? एवरीथिंग इज अ चैलेंज। रूटीन, ग्रूमिंग, सिटिंग डाउन टू डिनर, एवरीथिंग। क्योंकि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो पूरा दिन मतलब जाया जाने वाला है, मूड की जो है वो धज्जियां उड़ने वाली हैं। और जब बच्चों के साथ आप कॉप अप नहीं करते तो आप उनके साथ मैनेज नहीं कर पाते, उनके आप मूड स्विंग्स को बियर ही नहीं कर पाते। और बच्चे आजकल सुनने में ये आ रहा है कि दे नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप उनकी मर्जी के बिना उनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते, उनके पूछे बिना आप अपने फ्रेंड्स को घर इनवाइट नहीं कर सकते, आप कोई फैमिली डिनर नहीं प्लान कर सकते। पहले उनकी मूड, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेफरेंस आपको चेक करनी पड़ती है। बिकॉज ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। इसका कारण हमारे सामने बहुत ही नॉर्मल है, बड़ा ही कॉमन है कि ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, और हम लोग पेरेंट्स अपनी हिम्मत, अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी और बच्चों की जरूरत से ज्यादा उन्हें चीजें मुहैया करवा रहे हैं। हम लोग खुद ही एक रेस का हिस्सा बने हुए हैं, स्टेटस सिंबल का रेस कह लो, कंपैरिजन का रेस कह लो, कंपटीशन का रेस कह लो। और फिर बच्चों को जब हम लोग लेक्चर देते हैं कि थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो, थोड़ा एडजस्ट करो, कभी कभी नई भी चीज अवेलेबल होती तो क्या हुआ, तब वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए आपको रिसोर्स मिलेगा और 1-to-1 सेशन भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके पर्सनल केस में कोई भी इस तरह का इशू आपको आ रहा है। Another very important challenging aspect of emotional regulation is self-harm. बहुत रेयर और बड़ा स्वीयर चीज सुनने को मिलती है, बट ट्रस्ट मी, बीइंग ए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, मेरे पास आजकल जितने भी बच्चों के केसेस आ रहे हैं, 10 में से 7 केसेस सेल्फ हार्म के हैं। छोटे छोटे तरीकों से खुद को हार्म करना, और एज ग्रुप 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 to 8। और ज्यादा जो केसेस हैं वो अराउंड 14 to 16 एज ग्रुप में ये मिल रहे हैं। एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट तो आप देखते ही हो, लेकिन वो अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया कि 4 साल से ही उस बच्चे में बिटिया है, एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट देखने को मिले, लेकिन अब उसने सुसाइडल आइडिएशन एट द एज ऑफ 12 उसने दिखानी शुरू कर दी है, और सेल्फ हार्म करती है टू सीक अटेंशन, जो उनकी मदर को लगता है। हमें लगता है ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, बट लेट मी टेल यू, साइकोलॉजिकली बच्चे इतनी ज्यादा इमोशनल पेन बियर कर रहे हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए वो फिजिकल पेन दे रहे हैं।
तो नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म टेंडेंसीज और सुसाइडल आइडिएशंस इतनी ज्यादा हैं कि अभी पीछे मुझे एक टीचर ने बताया कि एक बच्चे ने लास्ट जो अभी एग्जाम्स हुए, फाइनल एग्जाम्स, उसमें लिखा कि आई कांट अटेम्प्ट दिस पेपर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द आंसर, गॉड प्लीज टेक मी अवे, आई वॉन्ट टू डाई, आई एम फीलिंग एंक्शियस। सिर्फ 12 साल का बच्चा अपनी आंसर शीट में ये लिख रहा है। दे डोंट वांट टू लिव, दे कांट टेक इट एनी मोर। इतनी इमोशनल जो उनकी स्पॉन्ज है वो वीक हो गया है। सो इसमें हम लोग माइंडफुल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस देते हैं इन बच्चों को, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ एज ए फ्री रिसोर्स। और यूथ एंड सेल्फ हार्म को लेके किस तरह से बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं जो सफर कर रहे हैं। आपका इमोशनल रिजिलियंस खुद का कैसा है? क्या आप बच्चे की इंटेंस फीलिंग्स के साथ कॉप अप करने के लिए तैयार हैं? इस पे हम 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। वेरी वेरी कॉमन एंड नॉर्मल जो सिनेरियो आज दिख रहा है, दैट इज ओवरली इमोशनल। अभी रिसेंटली मुझे एक फादर ने बताया कि वो अपने बच्चे के इमोशंस के साथ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज वो हर वक्त रोता है, जबकि वो अब 11 साल का हो गया है, लेकिन उसके जो अपसेट होने के पीरियड्स हैं या ड्यूरेशन है वो बड़ी हो गई है। और मेरा बेटा जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट में ओके नहीं रहता, उसको हर चीज से कंप्लेन है, हर चीज में वो इरिटेबल है, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है। माय सन इज एक्सप्लोसिव एट टाइम्स, ही एस्केलेट्स क्विकली बाय येलिंग एंड रनिंग आउट ऑफ द हाउस। वो छोटी छोटी बातों पे घर से बाहर दौड़ के चला जाता है और घर छोड़ के जाने की धमकी भी देता है। छोटी छोटी चीजें उसे बॉदर करने लगी। तो आपको अगर अपने बच्चे का इमोशनल कंट्रोल चेक करना है, असेस करना है, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज हम लोग शेयर कर सकते हैं। एंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब तक, कितनी रेंज का एंगर जो है वो ओके है, ये सेशन है। कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ डज नॉट वर्क लाइक। अब हिटिंग, मेरे को एक फादर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम हाथ ना उठाएं तो क्या करें, बच्चे मजबूरी इतना कर देते हैं। तो हिटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए? डिसरेगुलेटेड इमोशनल डिसरेगुलेशन के लिए पेरेंटल गाइड, वो भी हमारे पास एक 1-to-1 सेशन और रिसोर्सेज हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिजिकल एग्रेशन। बच्चों में आज बहुत ज्यादा फिजिकल एग्रेशन दिख रहा है, रोड पे, ग्राउंड में, क्लासरूम में। आप इतनी न्यूज सुनते हो कि उसने बच्चे को हिट किया, उसने टीचर को हिट किया। छोटे छोटे बच्चे जाके टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उनका कोई भी नेगेटिव रिमार्क। और आप बच्चे को एक रूम क्लियर करने के लिए कह देते हो, आप अपना बैग अरेंज करने के लिए कह देते हो, उतने में ही बच्चा इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। आज हर बच्चे को स्कूल से नोटिस मिल रहे हैं, सस्पेंशन नोटिस मिल रहे हैं, स्पेशली बॉयज को। जब भी आपको लगता है कि बच्चा फ्लिप हो गया है, अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट दीज सिम्टम्स और रीजंस इन देम। तो कैसे हम कन्फ्रंटेशन और डिफाइंस को खत्म करें, इसकी एक गाइड हम शेयर करेंगे आज। और इन बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो फिजिकल एग्रेशन के लिए, ये हम 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं किस चीजें हो क्यों रही हैं, तो सबसे ज्यादा मुझे पेरेंट्स सबसे पहले आके बोलते हैं कि मैम हमें पता ही है, ये सोशल मीडिया, ये स्क्रीन यूज, ये गेम्स, इतनी एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो और कैसा करेंगे। अदरवाइज और किसी रीजन पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यस, डेफिनेटली it is a huge important link between use of social media and mental health risk among youngsters। लेकिन हमें इसके बारे में भी ये सोचना है, जैसे सर ने बोला कि इंटरनेट कनेक्शन किसने लगवाया, उन बच्चों को हाईफाई फोन किसने लेके दिए, उस पे इंस्टाग्राम लोड किया, गेम्स अब लाके दी, पैकेजेस डलवाए, ये सब हम पेरेंट्स ने डलवाए। मुझे अभी पीछे किसी एक पेरेंट ने बोला, कपल ने, कि मैम हम अपने आप को बड़ा ना ऑब्सोलीट और आइसोलेटेड समझते हैं क्योंकि हमने अभी तक अपने बच्चे को फोन नहीं लेके दिया। उनकी बिटिया 14 साल की है, 9th क्लास में क्लियर किया उसने, अभी 10th में हुई है। तो उन्होंने उसको कह रखा है कि 12th के बाद ही फोन मिलेगा। अब वो कहते हैं हमारी बिटिया तो बुरा फील करती थी, हमारे फ्रेंड्स हमें बुरा फील कराते हैं।
तो यार इतनी बड़ी हो गई, अब बच्चे को इस वक्त फोन नहीं लेके दोगे तो कब लेके दोगे? बच्चों का तो अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, उनकी अपनी एक दुनिया है, आप उसे उसको डिप्राइव रख रहे हो। और ये बातें सुन सुन के वो खुद बुरा फील करने लगे। जब बच्चे एक बार सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो वो दे फील द नीड टू बी एक्सेप्टेड, पॉपुलर एंड लाइक एवरीवन एल्स। और जब ये कंपेयर एंड डिस्पेयर का लूप स्टार्ट होता है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी की बाल्टी में छोटे छोटे छेदों से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी पॉजिटिविटी, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सब ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना शुरू हो जाता है। आप और हम समझ ही नहीं पाते कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। स्पेशली कोविड के बाद जो हमने नोटिस किया है प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स ने, कि होमवर्क वाली वेबसाइट पे यूट्यूब वीडियोस बच्चे देख रहे हैं, मोटिवेशनल, एजुकेटिव, लेकिन उसी में से ही कहां से पॉर्न के पॉपअप्स आते हैं, किस किस तरह से ल्योर किया जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चों के एक्सपीरियंस आए हैं कि जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में एडल्ट गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स देयर बॉडी डेवलपमेंट, टूवर्ड्स देयर सेक्सुअल हार्मोनल डेवलपमेंट, कि आप बड़े हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, आप में अब कैसे कैसे चेंजेस आएंगी और आपको अब ये करना चाहिए। आपका मन करेगा किसी लड़के को देखने का, आपका मन करेगा ऑपोजिट जो सेक्स जेंडर है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को समझने का, सच में आपका मन करता होगा, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। सो दैट गर्ल शेयर्ड एवरीथिंग विद मी at that time when she was using some website to understand her project given at school. तो ये खतरा इतना बढ़ गया है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल या काबू करने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हमारे पास हैं। टू मच स्क्रीन टाइम, कैसे हम डिवाइसेस को रेगुलेट करें, फिल्टर्स कैसे लगाएं, फायरवॉल कैसे लगाएं। अगर अब बच्चों को देना ही पड़ा है गैजेट, तो हमें ये ध्यान देना है कि उनके कंपैरिजंस के या डिस्पेयर के ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं। हमेशा क्रूशियल टाइम पे जाके कम्युनिकेट करने की बजाय कुछ कुछ कम्युनिकेशन रखते रहना, चेक करते रहना, नॉर्मली बात करते रहना, क्योंकि जब कुछ घट गया तो तब हम जाके कोई बात करें, उससे बेटर है कि हम इसे नॉर्मलाइज करें। हमें एक फ्रेंडशिप की स्टेज बच्चे के साथ सेटअप करनी पड़ेगी, उनके चैलेंजेस, उनकी जो इस वक्त सिनेरियोज हैं, उनके स्ट्रेसर्स हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे की वो चीजों को सुन के समझ सकें, बर्दाश्त कर सकें और डाइजेस्ट कर सकें। और बच्चे को समझाने से पहले हमें खुद भी ये समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस इज डिफरेंट देन कंटेंटमेंट। खुशी की ये वो रेस है जो एक गैजेट, एक फ्रेंड, एक रिलेशनशिप, एक बाइक, उससे पूरी नहीं होगी। कंटेंटमेंट डेवलप करनी पड़ेगी, और ये कंटेंटमेंट ट्रस्ट में फैमिली से बहुत आती है। हमने अपने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है बीइंग पेरेंट्स के, हमने इतनी कंटेंटमेंट हमारे पेरेंट्स ने दिखाई, हमने वो कंटेंटमेंट अपने एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी ट्रेट में लाए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाए, अपने से नीचे वालों के साथ ज्यादा एम्पैथाइज करना, अपने से ऊपर वालों को देखना है तो कभी भी जेलसी या कंपैरिजन के लिए नहीं, सिर्फ रोल मॉडलिंग और इंस्पिरेशन के लिए देखना है। तो ये बिहेवियर पहले पेरेंट्स में आने चाहिए, फिर बच्चों में आते हैं। और कभी कभी शतरंज की खेल है ये जिंदगी, एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। सो हमेशा कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस रास्ते को बच्चे के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इन द नॉर्मल वे, तानों के लिए नहीं, टॉन्ट करके नहीं, उन्हें प्रीच करके नहीं। तो तब हम इन बच्चों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो जो बाहर का माहौल है उससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि कुछ इस तरह के सिनेरियोज दिख रहे हैं कि बच्चों में कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक रीसेंट केस के बेसिस पे ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एक बच्चे को ADHD डायग्नोज हुआ, सिग्निफिकेंट सिम्टम्स थे, और डॉक्टर से उन्होंने पहले मेडिसिन ली, स्टिमुलेंट लिए, लेकिन पेरेंट्स को लगा कि बिहेवियरल सिम्टम्स तो कम हुए हैं बट अदरवाइज बच्चा अभी अपसेट है। देन दे केम टू मी, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी बच्चे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिहेवियरल सिम्टम्स को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बच्चे से बात करके हम लोग उसके रीजंस जानेंगे। और फिर चैलेंजेस थोड़े कम होने लगे थेरेपी के बाद। अब उसकी टीचर ने क्या बोला कि अटेंशन तो बड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी क्लास वर्क के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी उसकी बहुत डिक्रीज हुई है, वो क्लास में बैठने लगा है
लेकिन अभी तक डिफाइंड है। जब ऐसे चैलेंजेस ADHD ओवरकम होने के बाद या उसका ट्रीटमेंट होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद भी रह जाएं, तब ये क्लू होता है कि कोई एक अनडायग्नोज्ड कंडीशन आल्सो अकम्पनिंग विद ADHD। इसे हम कॉमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, ड्यूअल डायग्नोसिस, क्योंकि ADHD अपने साथ बहुत सारी और चीजें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लेके आती है। Half of the people with ADHD, they may show symptoms of depression, anxiety, OCD, ODD, learning disabilities, language disabilities, fine and gross motor difficulties, executive functioning, tic disorder और बहुत सारी अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। अगर किसी भी पेरेंट को ये लगता है कि उनका बच्चा किसी भी तरह के चैलेंज को फेस कर रहा है या उनके नोन सर्कल में वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वायरिंग प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल रेगुलेटिंग प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी जो और अदर सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जब भी इस तरह के सिनेरियोज आते हैं तो हम बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें हेल्पिंग के लिए तैयार तो होना है, खुद स्ट्रांग होना है, खुद पॉजिटिव होना है, खुद लविंग होना है, खुद केयरिंग होना है, खुद की केयर बहुत करनी है, तभी हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन की लाइंस को ओपन रखना। हमें पता है कि जो टीन्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग तो होंगे, उनकी सोच, उनके आइडियोलॉजी, उनका जो एक सिनेरियो है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम एक अलग एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग है, वो एक अलग एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग है। इसीलिए पहले उन्हें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि इस वक्त उनके दिमाग में ब्रेक्स लगाना मुश्किल है क्योंकि एक्सीलेटर्स बड़ी तेजी से चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारा खुद का एक पॉजिटिव स्टेमिना रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप बच्चे के साथ कहीं ना कहीं वॉक पे जाएं, आप एम्पैथाइज करें उनके साथ, प्ले टाइम करें, पॉजिटिव रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करें, कम्युनिकेशन का एक रूटीन बनाएं, मुद्दा ना बनाएं। हमारे घरों में ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई इशू आता है ना, तब हम एक बैठक बिठाते हैं। आप डिनर टेबल पे घूमने गए, कार ड्राइव पे हैं, स्कूल से घर ला रहे हैं, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बातें करते रहें और जिससे वो बच्चे आप तक पहुंच सके, उन्हें लगे कि यस पेरेंट्स आर अवेलेबल फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन इवन। और जब वो कम्युनिकेट करें, उन्हें सुने, उनको एडवाइस देने से पहले उनका ओपिनियन सुने, उनका नजरिया जरूर समझें, जैसे हमने पहले ही बात करी। और यहाँ पे माइंड मेंटर्स का एक बहुत ही सटीक रूल है जो मैं हमेशा पेरेंट्स को बताती हूँ, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। जब तक आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते इमोशनल लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, आप कभी भी उसे करेक्ट नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये कनेक्शन बन गया तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी अगर अश्विन, पड़े, ये बात मैं बहुत हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को। जनरली पेरेंट्स जो है ना, वो कनेक्शन को ऐसा समझते हैं कि हमारी तरफ से हर टाइम कुछ ना कुछ गाइडलाइंस उनको मिलती रहनी चाहिए, उनको Yes. डायरेक्शंस देते रहना। यही तो है कि बच्चों के साथ हमारी बातचीत एक्चुअली सिर्फ बोलना नहीं है। बातचीत में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुनना। Yes. अगर सुनना शुरू कर दिया तो फिर बातचीत सही डायरेक्शन में जा सकती है। अदरवाइज तो वो वन साइड डायरेक्शंस चलती हैं और पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे तो हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हम तो उनको गाइड करते हैं। तो ये कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट बहुत अच्छा है, और सुनना जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस प्लीज। यस, सो ये बहुत जरूरी है, जैसा सर ने बोला कि अलाउ योर चाइल्ड टू टेल देयर स्टोरी अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्शन जो है वो हमारे लिए नहीं हो पाती। हम पेरेंट्स इतनी जल्दी जंप इन करते हैं और फिर फटाफट रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स देने लगते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली अगर अपनी कोई ओपिनियन देना भी है, अगर हमें कुछ लग भी रहा है, तो हम उनसे ये कहेंगे कि आई थिंक आई एम हियरिंग यू से दिस दिस दिस, एम आई राइट, एम आई हियरिंग लिसनिंग इज राइट। आपको उनकी परमिशन जरूर लेनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे से कंप्लेन करते हैं, और शायद एक टाइम पे मैं भी एज ए मदर, जब बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत जल्दी जंपिंग टू कंक्लूजन वाली स्टेज में आ जाती थी। तो मेरी बिटिया ने मुझे सिखाया कि मम्मा पहले सुनो, पहले मेरे से पूछो कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, बिफोर गिविंग मी दी फर्दर एडवाइस। एंड दैट वाज ए बिग लेसन फॉर मी। तो जब भी हम बच्चे को समझ के अगर कुछ बताएंगे, पहले उन्हें सुनेंगे, उनका ये इमोशनल कप खाली करेंगे, तभी तो अगली इंफॉर्मेशन उसमें जाएगी। वो इतने भरे हैं, हम उन्हें खाली नहीं करने दे रहे, वेंट आउट नहीं करने दे रहे, और हम और डाल रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कि बच्चा हमें रिसीव नहीं कर रहा हमारी बात। तो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है।
और उसके लिए मैं आज पेरेंट्स को एक बहुत बढ़िया टिप देने वाली हूँ, जो मैं यंगस्टर्स को यहाँ अपने सेशंस में देती हूँ, कि वो डेली रूटीन में अपना रोज का एक्सपीरियंस शाम को डायरी में लिखें। रोज मूवमेंट, हॉर्न मूवमेंट एंड बड मूवमेंट। बहुत इजी होता है छोटे बच्चे के लिए भी। 6, 7, 8 साल का बच्चा भी समझता है कि फूल क्या होता है, कांटा क्या होता है और बड क्या होता है, कली क्या होती है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आज आपके रूटीन में बहुत अच्छा क्या हुआ, वट यू फेल्ट सो गुड। किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, कोई आपने किसी की हेल्प की। तो ये चीजें बचपन से ही अगर सिखाई जाएं तो बच्चे को लगता है मेरी लाइफ का ये अहम हिस्सा है। हॉर्न मोमेंट उससे ऑपोजिट, आज क्या अचीव नहीं कर पाए, आज क्या बुरा लगा, आज किसी से झगड़ा हो गया, किसी फ्रेंड ने कोई गलत बात बोल दी, टीचर से डांट पड़ गई, वट एवर वॉज द नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ टूडे। एंड बड मोमेंट इज कि आज कुछ करना चाह रहे थे, कोई नई आइडिया आया, कोई नई दोस्ती बनी, कुछ नया टीचर की तरफ से कुछ नया लेसन मिला, आज मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जब हम ये 3 कैटेगरीज बना देंगे तो अब बच्चे को ये समझ में आएगा कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रोजेस, इट्स नॉट एवरी टाइम हैप्पीनेस, इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम सेइंग यस और लिसनिंग टू यस। आपकी तरफ से भी फिर नो सुनने की उन्हें आदत पड़ेगी। पर ये प्रैक्टिस हमें पहले से ही बच्चे को करानी है। और मदर्स को मैं कहूंगी कि आप भी ये चीज की प्रैक्टिस जरूर खुद करिए। आप अपने हस्बैंड को भी पूछिए कि आज आपकी डेली रूटीन में क्या क्या 3 कैटेगरीज रही। तो इससे हमारा इक्वल अटेंशन जाएगा टू एवरी ट्रिगर, टू एवरी स्ट्रेसर एंड हैप्पी मोमेंट, जिससे हमें बच्चे की लाइफ का सिनेरियो भी समझ आना शुरू हो जाएगा। अचानक से किसी दिन एकदम से ब्लास्ट हमारे सामने नहीं आएगा। सो अगर कभी लगे कि सिचुएशन उससे आगे निकल गई है कि अब तो हमारे पास वो टाइम ही नहीं रहा, अब बच्चे का जो एक सिनेरियो इतना डिसरेगुलेट हो गया है, इतना अपसेट हो गया है, मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेशन हो रही है, पढ़ाई खराब हो गई है, फ्रेंडशिप खराब हो गई है, तो प्लीज हेल्प योर चाइल्ड फाइंड द राइट ट्रीटमेंट। किसी भी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे टूथ पेन में किसी डेंटिस्ट के पास जाना, पेट दर्द में जैसे किसी फिजिशियन के पास जाना। डोंट मेक इट ए स्टिग्मा। हम लोग समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि पता नहीं हमारे घर में क्या बर्बाद हो गया, कौन सी आफत आ गई, और फिर बच्चों को खुद अपने लेवल पे ये जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल यंग बच्चे सीधा ऑनलाइन मेरे से ही कांटेक्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते। तो आज जितने भी एडल्ट्स मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी ए पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर। आप एज ए पेरेंट, एज ए लाइक सोशल एंटाइटी, एज ए एजुकेटर, एज ए कोच, जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी जगह पे हैं, जिस भी एज और जिस भी स्टेज पे हैं, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझें और दूसरों को समझाएं। हम तो जो भुगत रहे हैं या भुगत ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको आगे और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। उसके लिए उनका एक राइट हैंड में जाना बहुत जरूरी है। और अगर एडीएचडी को लेके आप थोड़ा सा भी जो इस वक्त का करंट अलार्मिंग सिनेरियो समझ पाए और आप बच्चे के बिहेवियर को, घर के एनवायरनमेंट को, स्कूल के एनवायरनमेंट को मैनेज करने में कोई भी एजुकेटिव सिनेरियो समझना चाहते हैं, सो वी आर ऑलवेज हियर फॉर पेरेंटिंग एंड टीचर ट्रेनिंग एज ए कोच। तो नाउ वी आर गेटिंग लेट, आई नो, बट आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी के कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आई कैन आंसर दैट। और उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज इतना अच्छा टाइम और इतनी अच्छी लिसनिंग मुझे दी, एक पेशेंट हियरिंग दी। लगातार मैंने आपको सिर्फ सुनने पे मजबूर किया बिना बोले, सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई एम रेडी टू लिसन टू यू। और इस सेशन के बाद आपको आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लीज हम ग्रुप में एक लिंक शेयर करेंगे, माइंड मेंटर्स के पेज पे जाके गूगल रिव्यू कर दीजिएगा, और गूगल रिव्यू का स्क्रीनशॉट जो भी मुझे भेजेगा उसे आज के ये सारे फ्री रिसोर्सेज इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना हक तो बनता है मेरा। Yes, ma'am. Yeah. Yes, of course. Yes, ma'am. Sure. थैंक यू सो मच। अगर किसी ने ऑलरेडी गूगल पे पहले रिव्यू किया हुआ है तो आप किसी और ईमेल आईडी से कर सकते हैं, या फिर आप खुद का पर्सनल एक फीडबैक मुझे भेज सकते हैं, वट एवर विल डू। लेकिन आपका फीडबैक मिलना मुझे बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर होता है फॉर फर्दर इनिशिएटिव और एफर्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी।
Yes, anybody? We have explained so well. I don't think so that we need to ask anything. And this is the current topic. Thank you so much. Yeah. So we come across parents and all these situations are coming up, especially after COVID. जी We had to listen to the parents that the child, total change has come in the child. So thank you so much, ma'am, from our Video- side. Yeah. वीडियो नहीं ऑन हुई है। Thank you so much for being here. Yes, anybody else? No. Ma'am. Yes, Good Amrit. afternoon. Hello, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Harsh. Abhishek, sorry. Yes, ma'am. Yes, बच्चे. Ma'am, I want to say that even the people who are above 50 years of age of opposite gender are doing a complete mess in this society. I understand, my dear. He is experiencing new. He's going to the temple in the evening. रोज शाम को आकर मेरे को कहता मम्मा वहां पे सारे जितने 50 इयर्स से अब है ना बस वो मतलब फ्लर्टिंग हो रही है सारी। Oh my कोई God. मंदिर में जाके पूजा नहीं कर रहा सब क्या फ्लर्ट बात। कर रहे हैं दूसरे को। No. The thing is, people are doing worse scenarios. Even you can go anywhere in India or abroad. So, what is the use of being educated if we can't do anything in this scenario? बच्चे, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जिम्मा ले लो अब कि ये सब चीजें ठीक करनी है और अपनी जनरेशन से लेके आगे आने वाली जनरेशन में ये नहीं होने देना। हम लोगों को छोड़ दो, ये हमारा बिल्कुल स्पॉइल्ड लॉट हो गया है, इस पे काम नहीं हो सकता। वी आर डिफेक्टिव पीसेस। सो आई कंप्लीटली ओन दैट रिस्पांसिबिलिटी। No. The thing is, even कि हम ये बोल सकते हैं कि the being educated is being a foolish in this present scenario. एग्जैक्टली, एजुकेशन के मीनिंग बहुत बदल गए हैं। आप सच कह रहे हो बच्चे, एंड आई एम सो सॉरी कि बीइंग ए यंगस्टर आपको हमारे वजह से ये एक्सपीरियंस हुआ। और आई ऑलवेज एडवोकेट लिसनिंग टू यंगस्टर्स बिकॉज मुझे पता है कि हमें आईना दिखाने वाले आप हो, लेकिन इतना नेगेटिव सिनेरियो आपके दिमाग में डेवलप नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस को देख के आप अच्छाई देखना शुरू करें, समाज की अच्छे लोगों से मिलना शुरू करें। आप हमारे पास आए, हम बैठ के बात करेंगे। अभी तक तो मैं मिला ही नहीं कोई। चलिए, फिर आपने ढूंढा ही नहीं शायद, आप फिर दोबारा बार बार उसी मंदिर में जाते हो ना। नहीं जाया करो, आप मंदिर बदल लो। I would like to share something. Yes. In US, Kansas state, we went, and that is one particular place we found that all people around 90s, means long life they're having, and second time, third time married, means all having companions, but very old people. That was a colony of old people only. So everybody has right to, Yeah, that's not bad actually. yeah. But I So think he's that- not talking about companionship. He's talking about some other scenarios. So people are not committed to their own relationships. They are going out and flirting with other people, and even he may have witnessed some other scenarios. So that is the maybe. different scenario actually what you are talking, and we completely respect that. Yes. So I think maybe they are seeing from a different look. Maybe they are friendly. So Yes. everybody has a right to be friendly with the opposite sex, right? Yes. तो हमें लगता है अभिषेक कुछ perspective change Yes. करने की जरूरत है। हाँ. और Here I want to say one thing. The friendliness and the cunningness is a different aspect. You are taking the advantage of the other person at the cost of fulfilling your personal interest is a vested interest, I think. हाँ, बच्चे, पर वो आप सारी दुनिया को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाइए। आप अपने बारे में सोचिए और खुद का माइंडसेट कैसे क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, और कैसे अनअफेक्टेड रहना है इन चीजों से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस पर काम करना बहुत जरूरी है। यस, यस प्लीज, रजनी अरोड़ा, you have raised hand. Yeah, hello ma'am, how are you?
I'm good. I'm good. Thank you so much for being with us today. मैम आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं पेरेंटिंग कोचेस ग्रुप पे भी हूँ, डीप टीम से हूँ, और Okay. आपकी सारी पोस्ट मैं हमेशा देखती हूँ, पढ़ती हूँ, आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। Thank तो you. कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अ ग्रेटिट्यूड। आपकी पोस्ट बहुत इंस्पायरिंग होती है, और लिटरली आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, बट लिटरली जो मैंने आज गेन किया, आई कैन डिस्क्राइब। इट Thank वाज you. वंडरफुल, Thank you वंडरफुल। so much. And I will be looking forward to suggestions also कि अगले topics हम क्या consider करें. And we will Yes. keep this initiative in continued process. Yes, yes, ma'am. Yes. Thank you, Okay. Rajni. Thank you so much. And at Yes, times I ma'am. share your short stories in my class with my students. I do that. Thank you. Yes, Anjana ji. Hi, ma'am. I also follow you, and I'm part of that deep parenting. So I actually wanted to, personally, I had actually messaged you once that I want to have a session for maybe for my own self. But what question I wanted to ask today was that, ma'am, the ADHD, I have seen some close, relatives who are, I think the symptoms match very well, but now the children have grown up. They have left the home and they are working. Can we still help them? Can we bring this subject and talk to them that, these are symptoms what you focus in? Will they be able to, is it the right time? If they're past that stage, they are adults now. Ma'am, there is another category of adult ADHD. Yes, it is diagnosable. हम उसको diagnose कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, address कर सकते हैं. So आप मुझे WhatsApp पे message करिएगा for a reminder. So I will send you that assessment for adult ADHD. So they can even self-assess for that, and then they can take the right help. So I have so many clients with me of adult ADHD, because so many times, because those people who are in adult state now, उनके टाइम पे जब वो यंग थे तो इतनी चीजें अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना एक्सपोजर भी नहीं था, तो वो कई चीजें लेट को हो जाती हैं और वो इस स्टेज में जाके ज्यादा परेशान करती हैं. So Thank you so much. Is there. Thank you so much. It's very, very good question. Thank you. Yes, Amrit. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. First of all, thank you for the session. It was a very wonderful session. और हर बारी हम कुछ पेरेंट्स सीख के ही जाते हैं आपसे. Thank you. मैम, I have a question. जैसे कि बच्चे YouTube वीडियोस बहुत देखते हैं और हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वीडियोस पे, और उसके साथ जो रेकमेंड वीडियोस आते हैं, जैसे बच्चे अगर कार्टून्स वीडियो देख रहे हैं तो उसके रेकमेंडेशन कार्टून्स वीडियो के आते हैं, बिकॉज AI is playing a very good role in recommendation. So जैसे मेरे बच्चे ने उसको पता नहीं था प्ले स्टोर होता क्या है, तो once he downloaded a game, 2-3 games from the Play Store. So I just asked him like how you downloaded it. Like I haven't even told you कि कैसे you have to download. Then he said that YouTube पे mama I saw a video in which the person was telling how to download step by step everything. Yes. So by seeing that, he downloaded all the videos. Then I said, okay, now I'll just tell you what this person has taught you. मैंने जानबूझ के स्कैरी पिक का एक डाउनलोड कर दिया गेम, और उसको कहा कि देखो आपने 3 गेम्स डाउनलोड किए थे ना, अब स्कैरी पिग आ गया है. तो अब वो इतना डरता है, वो कभी डाउनलोड कर मतलब प्ले स्टोर का ऐप ही नहीं देखता. क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी डर आ गया है कि अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो स्कैरी आ जाएगा. नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है. इट्स नॉट ए हेल्दी वे. अमृत. यस मैम, यही मुझे पूछना था कि ये मुझे पता है करेक्ट वे नहीं है, बट अब ऐसे भी कुछ होता है मैम, जैसे हम घर पे नहीं, स्कूल पे बच्चे कुछ, या मेरे फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं बच्चों को ना पोक करते, जैसे आपके अभी सेशन में बोला था कि बेटा आपके पास एप्पल का फोन नहीं है, घर में कंप्यूटर नहीं है, ये फैंसी टेबल नहीं है, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं. तो मैंने वो एक्चुअली मैंने कुछ अपने फैमिली मेंबर से डिस्कनेक्ट इसलिए मैं हो गई हूँ क्योंकि वो मेरे मेंटल पीस को भी थोड़ा खराब कर रहे थे, और आपके उस सेशंस में आपने मुझे समझाया है कि कैसे ओवरकम करना है, तो उनको समझाने में कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन्होंने करना वही है. तो अपने स्ट्रेस को ठीक करने के लिए मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगी तो बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा, और हो सकता है कि मैं अपना सारा गुस्सा उस पर भी निकाल दूं. तो अब काफी मंथ्स हो गए हैं, इट्स अबाउट अ ईयर नाउ, आई थिंक काफी पीस है मेरे घर में, और
दिमाग में भी बहुत ज्यादा क्रांति है, एंड आई एम That's वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई वाज इन अ केज, नाउ आई एम फ्री, आई हैव राइट टू स्पीक, और मुझे अब बोलना आ गया है, मैं very बोल good. सकती हूँ, एंड आई क्या डोंट फील ऑफ लूजिंग एनीवन, आई डोंट हैव फियर ऑफ लूजिंग एनीवन नाउ। great. So and so ma'am, scary का जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, how to make child understand the thing that downloading all these things are not good for you at this age of 7. या एक्चुअली इसके लिए आपको ना बच्चे के साथ जैसे एक चैनल ओपन रखना है कम्युनिकेशन का, कि वो आपसे बात ही करे पहले। तो ये हमें अभी से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज स्टिल 7। तो आप अभी ये प्रैक्टिस कर सकती हैं कि आपको चेकर की तरह बाद में इस चीज का समझ नहीं आए, आपसे वो पहले ही पूछे कि मम्मा ये आई है वीडियो, सो शुड आई डाउनलोड इट। इस तरह का एक बॉन्ड क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि आपको बाद में स्केरी जो इनिशिएटिव्स हैं वो ना लेने पड़े, है ना। तो मेक दैट क्लियर कि आप बच्चे के साथ ज्यादा हार्श तो नहीं है, ज्यादा कंट्रोलिंग तो नहीं है, ज्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं है, ज्यादा प्रीची तो नहीं है। तो फिर बच्चा अपने लेवल पे ज्यादा वो कोशिशें करता है। तो उसको आप एक एश्योरेंस दीजिए कि आई विल डू इट फॉर यू, ताकि आपको कल को कोई और स्केरी नहीं आए। हम करेंगे ये, लेकिन आप मम्मा के साथ मिलके करेंगे। तो वो आपसे पूछेगा पहले, आपकी परमिशन नहीं लेगा, आपको शेयर करेगा। ठीक है, जब हम परमिशन लेने की बात करते हैं, बच्चे वहीं से डिफाइंड होना शुरू हो जाते हैं। बाकी इसके बारे में हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपके एक अभी सेशन में आपने ये भी बोला था कि बच्चा ADHD का जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रैंकी होता है, मैं क्यों हारा, why I have lost the game. So what I did, I was playing snakes and ladders with my child. वो हार गया, so he started crying. मैंने कहा why are you crying? No, I lost the game because of you. मैंने कहा no, it's not because of me. Then I played the second game and I made him win कि आप जीतो. Then what question he asked me, Mama, why you didn't cry? You lost the game. मैंने कहा why would I cry? Why would I cry? I'll fight. मुझे अगर 5-6 times भी गेम खेलना पड़े, I will play, I will win, but I will not cry. Yes. Since then he stopped crying. जब वो गेम लूज करता है, क्राई नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है मैम आपने बिल्कुल ये ठीक बोली है कि बच्चे पेरेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। जब बच्चा बीमार होता है, जब ये बहुत फीवर इसको होता था, ये डरता था कि मम्मी पापा मैं फीवर मुझे हो गया, आप अब परेशान हो जाओगे। लेकिन अभी लास्ट टाइम उसको फीवर हुआ था, हमने कुछ नहीं इसको बोला, हमारे फेस पे हैप्पी फेस था। तो नोटिस दैट, और ये जल्दी ठीक भी हो गया। तो मैंने वहां से एक लेसन लिया कि व्हेनेवर ही इज फीलिंग फीवर या कुछ, वी शुड हैव अ स्माइल ऑन अ फेस, ही विल गेट क्योर्ड क्विकली। Wow, I'm so proud of you, Amrit. You took all the sessions learning so well, and you are applying in your life now, and you are getting better, you are feeling better, you are getting out of that chaos, which was actually in your mind. It was not much in environment or home, it was in your mind. Yes, So, ma'am. thank you. The credit goes to you, ma'am. Credit Thank you. goes to you. अरे मतलब हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले भी चाहिए ना। मैम मुझ जैसे बंदे को हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है, एंड आपने हैंडल किया बहुत, क्योंकि मैं खुद आई थिंक सो मुझे ADHD का ही प्रॉब्लम था, जो आई थिंक मैं खुद ही डायग्नोस करती हूँ, जो उसके सिम्टम्स मुझे पता चलते। सो आई थिंक आई कैन आई एम अ फाइटर, आई नो आई एम अ फाइटर। Wonderful. Thank you so much. Thank Yes, you. Minnie ji. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you so much for the wonderful session. And in this forum, I just want to say thank you, because you are the person who have helped me to connect with my daughter. Thank you. Yeah. So not more queries and questions, because we are clearing it then and there. So thank you so much. Thank you so much. I'm humbly obliged. Thank you for trusting me and being with me. Thank you. Thank you. Yes, Abhishek, you want to ask anything else, बच्चे? Hello, ma'am. Harsh जी। is here. हाँ जी, हर्ष जी। Thank you, ma'am. बहुत अच्छा सेशन था। Thank you. और आपका जो वो 5 सेंसेस वाला है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मैं अपने स्कूल में भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन एकदम बच्चे की 5 सेंसेस एकदम काम करेंगे ना सब आप अगर बच्चों को बताएंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने सब बच्चों को ये रटा दीजिए। हाँ, मैं रटाऊंगी पक्का। न्यू सेशन अब फर्स्ट से है। और एक अफसोस है इस बात का कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था ना,
तब चाहिए था ये मेरे को सब कुछ। कोई बात नहीं, अभी भी वो बिल्कुल ट्रैक पे है और हो जाएगा, अगर आप है आज भी ये, अलर्ट और अटेंटिव हो तो हो जाएगा, कोई बात हाँ जी, पर ये मतलब सबके लिए मे बी जो सिंगल पेरेंट है ना, उनके Yes. लिए शुरू से ही होना चाहिए, क्योंकि ये बातें जितना आपके पास तजर्बा है, जितना आपका एक्सपीरियंस है और जितना आपका मेंटल लेवल है, शायद मेरा नहीं है, उससे बहुत कम ही है, पर फिर भी ये बातें अब समझ आती हैं। अगर यही बातें 10-20 साल पहले होती ना, तो अब मेरे को अफसोस होता है, शायद मेरा बच्चा कुछ और होता। I know, I can feel for you, but जैसे आपने बोला ना कि आपका मेंटल लेवल नहीं है, आपके जितना स्ट्रेंथ, एनर्जी और जो आपने फाइटर स्पिरिट दिखाई है, I know your personal story and I appreciate, I respect you a lot. So कभी ये नहीं समझिए कि आप किसी मतलब से ऐसे नहीं, मेंटल लेवल मेरे को ये अफसोस आता है, मैं अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जब वो गेट के अंदर आते हैं, मैं समझ जाती हूँ उनको कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बस ये प्रॉब्लम है कि ये जो सेशंस अब लगाए ना, मतलब अगर मेरे को ये पहले मिले होते सेशंस, अगर मैंने ज्वाइन किए होते जब मेरा बच्चा छोटा था, है ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तो शायद अब भी बहुत अच्छा है, पर इससे भी बहुत अच्छा वो बनता। मतलब मेरा फॉल्ट है, मेरा नहीं, फॉल्ट फॉल्ट है नहीं है, इसमें। आप अपनी चैलेंजिंग सिनेरियो में थे ना, और डेफिनेटली हम अपनी लाइफ की जर्नी के किस चैप्टर पे हैं, हमारी स्टोरी वही मैटर पर करती है। उस टाइम भी, हाँ, उस टाइम भी अगर ऐसे आपका साथ मिल जाता ना, तो शायद अच्छा, चलो अब भी बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छा मतलब मेरे को फील हो रहा है अब भी आज सारा सुन के, क्योंकि जब जो आपने बातें बोली है ना, वो रोज मेरे को बोलता है घर में भी, और मैं मतलब उसका दिमाग इतना है, मेरा शायद इतना नहीं है, तो मतलब थैंकफुल हूँ आपको, बहुत बहुत आपका, कि Thank चलो you. जितना जितना मैंने खराब कर लिया, जितना मैं अच्छा और कर सकती हूँ अब आगे करूंगी। Yes, अभी हम आगे की तरफ सोचें तो बेटर रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। Thank you. Yes, anybody else? चलिए, thank you so much for being with us and thank you so much for this patient listening and giving all that emotional feedback. Thank you so much and we are ready for the next hit. अगले टॉपिक के लिए मैं वेट करूंगी आपकी सजेशंस की, and stay with us, give your feedback and grab all the free resources. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye, ma'am.